1.7 स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो वाई एक्सेस पे हो गया स्ट्रेस, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सेस पे हो गया स्ट्रेन, ये शायद मेरे पीछे छुप जाएगा, पर आपको इतना तो पता ही है कि यहाँ पर स्ट्रेन लिखना है और इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए कंपैरिजन के लिए कि जिसके रिस्पेक्ट में हम देख सकें। तो पहले माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं और माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर ही सुपर इम्पोज करके हम बाकी के मटेरियल्स का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। नाउ आपको पता है हाई कार्बन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा आएगा। हाई कार्बन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एकदम इसी तरह से आएगा यहाँ तक, बस इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी और स्ट्रेन कम हो जाएगा, ये जल्दी टूट जाएगा। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कास्ट आयरन बनाते हैं। अब कास्ट आयरन में काफी ज्यादा कार्बन होता है, तो कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस विल बी द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कास्ट आयरन। फिर इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ एल्यूमिनियम ड्रॉ करते हैं। एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से रहेगा, समथिंग लाइक दिस। प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूमिनियम अलॉय है, तो यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं किस किस का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। येलो हमने बनाया है कास्ट आयरन के लिए, दिस इज फॉर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये रहा। एल्यूमिनियम अलॉय का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये रहा, एल्यूमिनियम अलॉय। अच्छा अब आप एक बात बताओ, एल्यूमिनियम अलॉय का अल्टीमेट स्ट्रेंथ और हमारे माइल्ड स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ लगभग सेम आ रही है, ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इनको लगभग बराबरी ऊंचाई पर ही बनाना। ये वाली अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, तो दोनों की लगभग बराबर आती है, एल्यूमिनियम अलॉय और माइल्ड स्टील की। आगे अगले कर्व पे चलते हैं। अगला कंक्रीट का। कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का आएगा। सो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम है और यंग्स मॉडुलस भी काफी कम है। फिर लास्ट हम देखते हैं रबर का। तो रबर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। तो अगर रबर का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम देखें, काफी इंटरेस्टिंग है। रबर के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये वाला पॉइंट है, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट ए, फिर ये है इलास्टिक लिमिट बी। यहाँ पर यील्ड प्लेट्यू वगैरह ये सब नहीं होता है, सीधे ये वाला पॉइंट आ जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। तो ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक लिमिट। ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट और बी इज इलास्टिक लिमिट। सो ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज इलास्टिक लिमिट। दिस इज फॉर कॉन्क्रीट एंड दिस इज फॉर रबर। ठीक है, तो ये अलग अलग मटेरियल के आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लो। और अगर बना लिए हैं तो बनाने के बाद आप ये बताओ, ये जो लाइन का स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए तो सेम रहेगा, यहाँ पर स्टील का भी लिख लेते हैं, दिस इज फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को ही हम लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं और इसी को ही हम स्ट्रक्चरल स्टील भी बोलते हैं। दिस इज HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, HYSD। तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ये आप RCC में पढ़ोगे, HYSD बार्स, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। इनकी जो यील्ड लिमिट होती है वो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ये RCC में देखेंगे। तो एक चीज आपको ये तो पता है पहले से कि HYSD भी स्टील का ही एक टाइप है, स्टील की ये ग्रेड है, और Fe250 या माइल्ड स्टील भी स्टील की ही एक ग्रेड है। ये दोनों स्टील की ही ग्रेड होने की वजह से इन दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है, तो ये इनिशियल पोर्शन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप भी सेम रहेगा। नाउ कास्ट आयरन का स्लोप अलग हो जाएगा। कास्ट आयरन का भी पेरेंट मटेरियल तो आयरन है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से ये पेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करने लगता है और इस वजह से इसका यंग्स मॉडुलस स्टील के यंग्स मॉडुलस से कम हो जाता है। कितना हो जाता है, लगभग हाफ हो जाता है। नाउ एल्यूमिनियम जो अलॉय है, एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस स्टील के रिस्पेक्ट में 1/3 हो जाता है, तो इसका स्लोप भी आप देख रहे हो कम है। इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो स्लोप जैसे जैसे कम होता जा रहा है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस कम होता जा रहा है। कॉन्क्रीट का जो स्लोप है वो और ज़्यादा कम है, ये लगभग 1/10 के आसपास रहता है, 1/10 to 1/15। और फिर रबर का तो बहुत ही कम है यंग्स मॉडुलस। तो ये ग्राफ आप सब लोग बना लो और इनके यंग्स मॉडुलस का कंपैरिजन भी हम लिख लेते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। सो राइट डाउन, यंग्स मॉडुलस ऑफ कास्ट आयरन इज इक्वल टू हाफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 1/10 to 1/20 ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलास्टिसिटी ऑफ रबर ज़्यादा है या इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील और रबर में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी हम कैसे देखते हैं, वैसे तो इलास्टिसिटी देखते हैं कितना ज़्यादा खिंच गया और वापस आ गया, ये बोल देते हैं ये इलास्टिसिटी है। तो डेफिनेटली देखने में सबको ये लगता है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि रबर को अगर खींचेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खिंच जाता है और ये वापस आ जाता है, अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेता है। इसी जगह पर स्टील का बार होता तो स्टील के बार को अगर हम इतना खींच देते
तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाता। तो हमको देखने से क्या लगता है कि विच इज मोर इलास्टिक, रबर इज मोर इलास्टिक। बट इलास्टिसिटी सिंपली ऐसे नहीं डिफाइन करते हैं कि बस जो जितना ज्यादा खिंच गया और वापस आ गया तो वो है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी डिफाइंड है इस तरह से, कितने स्ट्रेस लेवल तक ले जाके जब हमने स्ट्रेस हटाया तब वो रिकवर हुआ। तो डेफिनेटली अगर आप यहां पर इसी ग्राफ के अंदर देखो तो स्टील की इलास्टिक लिमिट यहाँ पर है और रबर की इलास्टिक लिमिट यहाँ पर है, इस पॉइंट तक है इलास्टिक लिमिट। तो कौन ज्यादा स्ट्रेस रिकवर कर देता है? मान लो ये वैल्यू है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ये है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। रबर बेसिकली बहुत ज्यादा अलग अलग स्ट्रेंथ की होती हैं, तो यहाँ पर एक 10 मैंने आर्बिट्ररी वैल्यू एज्यूम की है। आप ये मत समझ लेना कि इलास्टिक लिमिट रबर की ये है, ये नोट डाउन मत करना वैल्यू। तो मान लो ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हमने स्टील के ऊपर और रबर के ऊपर, दोनों के ऊपर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेस लगाई और फिर दोनों को रिलीज किया तो दोनों अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिकवर हो जाएंगे। लेकिन सपोज मैंने इसके ऊपर 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक की स्ट्रेस लगा दी तो 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे क्या रबर वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिकवर हो पाएगा? इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा पहुंच चुके हैं हम। इलास्टिक लिमिट बस यहाँ तक थी, पॉइंट बी तक थी, तो इलास्टिक लिमिट से ऊपर पहुंच चुके हैं, तो अब ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन माइल्ड स्टील अभी भी कर जाएगा और माइल्ड स्टील तो बहुत आगे तक रिकवर कर लेगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक रिकवर कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि माइल्ड स्टील इज मच मोर इलास्टिक देन रबर। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, राइट डाउन, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर एज इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट्स स्ट्रेस रिलीज्ड पर यूनिट स्ट्रेन रिमूव्ड। रबर डक्टाइल है या ब्रिटल है? रबर कैसा है, ब्रिटल है या डक्टाइल है? डक्टिलिटी बेसिकली क्या कहते हैं हम कि उसको खींच के थिन वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ करें या फिर जिसका परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो। तो रबर के केस में आप देख सकते हो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत कम है। एक्चुअली जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन इतनी ही रेंज का है, दिस इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये रेंज है, तो ये बहुत कम है। और परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर आप स्टील का देखो, माइल्ड स्टील का देखो, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है। दिस इज द रेंज ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील इज वेरी वेरी डक्टाइल, थिन वायर्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको खींचते गए तो ये पतला होता जाएगा और थिन वायर के फॉर्म में इसको स्ट्रेच कर सकते हैं बिकॉज द पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज वेरी हाई। लेकिन यहाँ पर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन या फिर जिसको कह सकते हैं हम प्लास्टिक स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट के बाद की स्ट्रेन, सो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन इज वेरी हाई इन स्टील बट वेरी लो इन रबर। तो रबर क्या हो गया, डक्टाइल या ब्रिटल? रबर इज ब्रिटल। राइट डाउन, रबर इज ब्रिटल बिकॉज इट्स प्लास्टिक स्ट्रेन, ब्रैकेट में लिख लो, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज वेरी लेस। तो देखो रबर को हम वैसे समझते थे क्या, इलास्टिक है, डक्टाइल है, बट दोनों ही नहीं है, ना वो इलास्टिक है ना ही वो डक्टाइल है, इट इज ब्रिटल।